एम जयशंकर, वह दरिंदा जिसने 3 राज्यों में 30 बलात्कार, 19 मर्डर और दर्जनों लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। लूटपाट, बलात्कार, हत्या इत्यादि की खबरें आए दिन आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप एक ऐसे दरिंदे के बारे में जानते हैं जिसने अकेले 30 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया, 19 से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी और अनगिनत लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने संगीन जुर्म करने के बावजूद वर्षों तक शंकर पुलिस की पकड़ से कैसे बचता रहा और आखिर में ये पुलिस की पकड़ में कैसे आया? आखिर इतना बड़ा क्रिमिनल गिरफ्तारी के बावजूद बार बार पुलिस की पकड़ से भागने में सफल कैसे रहा? कई राज्यों की पुलिस की सालों तक नींद हराम करने वाला एक क्रिमिनल अब किस हालात में है, ये जानना और भी दिलचस्प है, क्योंकि इतने जुर्म के बावजूद देश का कानून इसे मौत की सजा नहीं दे पाया था। चलिए बताते हैं एक ऐसे हैवान की पूरी कहानी जिसकी दरिंदगी और हैवानियत भरे कारनामे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एम जयशंकर। हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार यही एम जयशंकर है। दुनिया इसे साइको शंकर नाम से भी जानती है। एम जयशंकर का जन्म 1977 को तमिलनाडु के सालेम जिले के कन्नियन्नपत्ती गांव में हुआ था। जयशंकर के पिता का नाम मारीमुथु था। घर में बेटे के जन्म के बाद मारीमुथु ने भी दुनिया के बाकी पिता की तरह ही खुशियां मनाई थी, और वह भी यही उम्मीद कर रहा था कि बुढ़ापे में यह बेटा उसकी लाठी बनेगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि भविष्य के गर्भ में कुछ और ही छुपा है। शुरुआती समय में एम जयशंकर का भी लालन पालन दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य रूप से हुआ, और वह एक सामान्य बच्चे की तरह ही बड़ा हुआ। कुछ समय तक इधर उधर काम करने के बाद वह एक ट्रक पर बतौर खलासी काम करने लगा, और धीरे धीरे वह गाड़ी चलाना सीख गया और फिर उसने जीवन यापन के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। वह वर्षों तक ट्रक चलाकर ही अपना गुजारा करता रहा। इस दौरान एम जयशंकर की शादी भी हो गई और उसके घर में 3 बेटियों ने भी जन्म लिया। 2007 तक एम जयशंकर की कहानी बिल्कुल सामान्य लगती है, या कहें कि इसलिए भी सामान्य लगती है क्योंकि तब तक शायद इसके जुर्म की दुनिया से पर्दा उठना शुरू नहीं हुआ था। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में जाना कि एम जयशंकर में 30 से ज्यादा बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया, 19 से ज्यादा मर्डर किया और दर्जनों लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दिया। अब इन सभी का सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्या सच में एम जयशंकर ने इतने ही घटनाओं को अंजाम दिया, या इसके नाम और भी हत्या, लूटपाट और बलात्कार दर्ज हैं? ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया की नजरों में एम जयशंकर ने पहली क्राइम 3 जुलाई 2009 को की थी। दरअसल 3 जुलाई 2009 को तमिलनाडु के पेरांडाहल्ली नाम की जगह पर रहने वाली श्यामला नाम की 45 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि जयशंकर ने घर के करीब में ही उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, और जब वह महिला के साथ बलात्कार नहीं कर पाया तो उसने महिला की जान भी लेने की कोशिश की। लेकिन महिला किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रही, और उस महिला ने चीख चिल्लाकर आसपास के लोगों को जमा कर लिया, जिससे महिला की इज्जत और जान तो बच गई, लेकिन मौका मिलते ही जयशंकर वहां से भाग निकला। जब इस केस की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने एम जयशंकर को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन वह पकड़ नहीं पाई। इधर जुलाई से अगस्त का महीना आ गया, और इस बीच जुलाई से अगस्त के महीने में तमिलनाडु के 3 अलग-अलग जिलों में कम से कम 12 महिलाओं के रेप और हत्या के मामले अलग-अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाते हैं। शुरुआत में लगा कि शायद यह महज इत्तेफाक होगा कि एक महीने के भीतर 12 महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन जांच में यह पता चला कि 12 महिलाओं की हत्या लगभग एक ही अंदाज में की गई थी। दरअसल जिन लोगों ने जयशंकर को देखा था उन्होंने बताया कि जयशंकर हमेशा अपने साथ एक काले रंग का एक लेडीज पर्स लेकर चलता था। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर्स में जयशंकर के पास हमेशा एक कुल्हाड़ी होती थी, और हत्याओं को अंजाम देने के लिए जयशंकर उसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था। अब पुलिस पूरी मेहनत से दरिंदे को खोजने में लगी हुई थी। हालांकि तब तक पुलिस को नहीं पता था कि इन सारी घटनाओं को एम जयशंकर ही अंजाम दे रहा है। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही थे।
इधर कुछ महीना और बीता कि आसपास के ही जिलों से 6 और महिला के बलात्कार के बाद हत्या की खबरें आई। मरने वाली अधिकतर महिलाओं में सेक्स वर्कर, ढाबा पर काम करने वाली महिलाएं और गरीब मोहल्ले की महिलाएं शामिल थी। महीने भर के भीतर 18 महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या के बाद पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भी उसके हाथ खाली थे। इसी बीच 23 अगस्त 2009 को एम जयशंकर ने 39 वर्षीय एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस महिला पुलिस कांस्टेबल का नाम एम जयमनी थी। इस महिला पुलिस कांस्टेबल की पोस्टिंग असल में कांगेयम पुलिस स्टेशन में थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए इस महिला कांस्टेबल को पेरूमनल्लूर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उन दिनों इस इलाके में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का दौरा होना था। जब एक रात एम जयमनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में ही एम जयशंकर ने इस महिला कांस्टेबल का अपहरण कर लिया और फिर कई दिनों तक लगातार इस महिला के साथ बलात्कार किया। महिला को बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया और अंत में जयशंकर एम जयमनी की हत्या कर देता है। इधर महिला कांस्टेबल के गायब होने के बाद पूरे इलाके में तहलका मच चुका था और पूरे तमिलनाडु का पुलिस महकमा महिला कांस्टेबल की तलाश में लगा हुआ था, लेकिन महिला कांस्टेबल का कोई अता पता नहीं लग रहा था। खोज करते करते 5-10 दिन होते हुए 1 महीने से अधिक बीत गया और आखिरकार लगभग 1 महीने के बाद 19 सितंबर को सड़ी गली हालात में एम जयमनी की लाश पुलिस को मिलती है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि इन सभी घटनाओं के पीछे किसी एक ही व्यक्ति का हाथ है और फिर पुलिस जांच में एम जयशंकर का नाम सामने आता है और आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि महिला कांस्टेबल के अपहरण, बलात्कार और हत्या की घटना में एम जयशंकर का साथ पी मोहन सेल्वम नाम के एक व्यक्ति ने भी दिया था। पी मोहन सेल्वम की उम्र 50 साल थी। पी मोहन सेल्वम के अलावा 2 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि इस बार भी पुलिस एम जयशंकर को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस एम जयशंकर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, तो अंत में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, जिसका काम सिर्फ जयशंकर को गिरफ्तार करना था। टास्क फोर्स को भी 1 महीने बीत गए, लेकिन एम जयशंकर का कोई अता पता नहीं लग रहा था और अंत में 19 अक्टूबर 2009 को आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है और पुलिस एम जयशंकर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करते ही एम जयशंकर को कोयम्बटूर सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जयशंकर पर तमिलनाडु के तिरुपुर, सालेम और धर्मपुरी के 3 अलग-अलग थानों में कुल 13 अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं। इधर पुलिस कस्टडी में जब एम जयशंकर से पूछताछ शुरू होती है, तो वह बताता है कि दरअसल महिलाओं को दुख देने में मुझे बहुत मजा आता है और मैं अपनी खुशी के लिए पहले महिलाओं का अपहरण करता हूँ, फिर उसके साथ बलात्कार करता हूँ और अंत में तड़पा तड़पा कर उसे मार देता हूँ। एम जयशंकर के अनुसार महिला जितनी तड़पती थी उसे उतना ही ज्यादा आनंद आता था। 2009 में गिरफ्तारी के बाद लगभग 1.5 साल तक जयशंकर जेल में ही रहा। इसी दौरान 17 मार्च 2011 को धर्मपुरी पुलिस उसे एक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जा रही थी। जेल से कोर्ट ले जाते समय कुछ पुलिस वाले भी जयशंकर को एस्कॉर्ट कर रहे थे ताकि यह भाग ना पाए, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा को तोड़ने में एम जयशंकर कामयाब हो जाता है और जब पुलिस की गाड़ी सालेम बस स्टैंड के करीब पहुंचती है तो वह पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है। जब जयशंकर को जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, तो एम जयशंकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी चिन्ना स्वामी नाम के एक पुलिस कांस्टेबल पर थी। चिन्ना स्वामी जयशंकर के भागने से इतने ज्यादा आहत होते हैं कि उन्होंने 19 मार्च को खुद को गोली मारते हुए आत्महत्या कर लेते हैं। इधर लगभग 1.5 साल की जेल काटने के बाद पुलिस की पकड़ से छूटते ही एम जयशंकर सीधे कर्नाटक भाग जाता है। जयशंकर कितना बड़ा दरिंदा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस की पकड़ से कर्नाटक भागने के बावजूद अपने किए का इसे कोई पछतावा नहीं होता है, बल्कि वह फिर से अपने शौक पूरे करने में लग जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक पहुंचते ही जयशंकर ने कर्नाटक के बेल्लारी में 1 महीने के अंदर अंदर फिर से 6 अलग-अलग महिलाओं का अपहरण करता है। फिर उन महिलाओं के साथ बलात्कार करता है और बाकी महिलाओं की तरह इन 6 महिलाओं को भी तड़पा तड़पा कर हत्या कर देता है। इधर एक और खबर आती है कि जब जयशंकर एक महिला के साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, तो एक दूसरा व्यक्ति जयशंकर को ऐसा करते देख लेता है और वह उसका विरोध करना शुरू कर देता है, जिससे गुस्से में आकर जयशंकर उस व्यक्ति की भी हत्या कर देता है। इसी तरह एक दूसरे मामले में एक छोटे बच्चे की भी हत्या जयशंकर कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर देता है। उधर तमिलनाडु की पुलिस हाथ धोकर जयशंकर को ढूंढने में लगी हुई थी और इधर अब कर्नाटक पुलिस भी पूरी जी जान से जयशंकर को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन इस दरिंदे का कोई अता पता नहीं लग पाता है। इसी बीच पुलिस को कहीं से जयशंकर का मोबाइल नंबर हाथ लग गया और पुलिस ने जयशंकर के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है, जिससे पता चलता है कि जयशंकर अभी दिल्ली में है। जयशंकर इतना शातिर था कि उसे कहीं से यह पता चल जाता है कि मोबाइल फोन के जरिए पुलिस उसकी खोज कर रही है। इसके बाद वह मोबाइल फोन को दिल्ली में ही कहीं फेंक देता है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इधर कुछ दिनों बाद फिर से पुलिस के हाथ एक और मोबाइल नंबर लगता है जो जयशंकर का ही होता है। जब उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि अब जयशंकर दिल्ली छोड़कर मुंबई जा चुका है। आनंद फानन में मुंबई भी पुलिस पहुंच जाती है। उससे पहले ही जयशंकर मोबाइल को फेंक कर मुंबई से भी लापता हो जाता है। पुलिस के मुताबिक इसके बाद जयशंकर ने मोबाइल फोन यूज करना ही छोड़ देता है। 2011 तक जयशंकर 28 हत्याओं को अंजाम दे चुका होता है। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह थी कि अब तक 2-3 राज्यों की पुलिस मिलकर भी जयशंकर को नहीं ढूंढ पाती है और अंत में मई 2011 में पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर और 15 पुलिस वालों के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, जिसका काम कहीं से भी जयशंकर को खोज निकालना होता है। इधर पुलिस की बनी नई टीम दिन रात शंकर की खोज में लग जाती है और इधर जयशंकर अपने नए शिकार की तलाश में लग जाता है। इसी क्रम में 4 मई 2011 की रात जयशंकर कर्नाटका के इलागी नाम की एक गांव में पहुंचता है, जहां उसकी नजर गांव के खेत में काम कर रही एक महिला पर पड़ती है। उस महिला का नाम चंद्रकला होटांगी था। खेत में काम कर रही अकेली महिला पर नजर पड़ते ही जयशंकर अपनी गाड़ी रोक देता है और उस महिला से कहता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? इतना सुनते ही महिला उसे अपने साथ लाई पानी पीने को देती है। पानी पीने के बाद जयशंकर कहता है कि मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी हुई है। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे कुछ खाने को दो। उसकी बात सुनकर वह महिला उसे कुछ खाने के लिए भी देती है। तब तक महिला इस बात से अनजान रहती है कि जिसे वह खाना पानी दे रही है, वह कोई और नहीं बल्कि कई राज्यों की महिला के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका वहशी दरिंदा जयशंकर है। जयशंकर खाना खाने के बाद किसी बहाने महिला के करीब जाता है और अचानक महिला पर टूट पड़ता है और महिला से बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है। इस पर महिला तुरंत चिल्लाने लगती है। चूंकि महिला घर के पास वाले खेत में ही काम कर रही होती है, इसलिए उसकी आवाज सुनकर महिला का पति प्रकाश होठानी तुरंत दौड़ता हुआ पहुंचता है। प्रकाश को आता देख जयशंकर बौखला जाता है और वह उस महिला की जान लेने की कोशिश में अपने साथ लाए कुल्हाड़ी से महिला पर हमला कर देता है, लेकिन महिला किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। इधर प्रकाश का पति दौड़ता हुआ आता है, तब तक गांव के भी कुछ लोग आ जाते हैं। उन सबको देखकर जयशंकर भागने लगता है, लेकिन गांव वाले आखिरकार दौड़ाते हुए उसे पकड़ लेते हैं। गांव वाले जयशंकर को पकड़ने के बाद तुरंत नजदीकी जिला की पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं। पुलिस तुरंत आती है और उसे पकड़ कर ली जाती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि पुलिस की पकड़ में आया अपराधी कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि अब तक दर्जनों हत्याएं कर चुका जयशंकर है। इसके बाद तुरंत आला अधिकारियों को खबर किया जाता है और फिर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद जयशंकर को 5 मई 2011 को चित्रादुर्गा पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जयशंकर को इस बार कहीं अधिक सुरक्षित माने जाने वाले बेंगलुरु के परप्पना अग्रहरा सेंट्रल जेल में रखती है।
साथ ही जयशंकर पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो जाती है और विभिन्न अपहरण, बलात्कार और हत्याओं के मामले में जयशंकर को पूरे 27 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। जेल में रहने के दौरान ही पता चलता है कि जयशंकर कुछ मानसिक रोगों से भी पीड़ित है और इसका इलाज जेल के अंदर ही शुरू कर दिया जाता है। इसी बीच एक और मामले की सुनवाई के लिए 31 अगस्त 2013 को भारी सुरक्षा के बीच जयशंकर को बैंगलोर के नजदीक मौजूद तुमकुर कोर्ट लेकर जाया जाता है। जब सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस जयशंकर को फिर से जेल में लेकर जाती है, तो अचानक जयशंकर हार्ट अटैक खाने का नाटक करता है। पुलिस वाले जयशंकर की इस चालाकी को नहीं समझ पाते हैं और उसे तुरंत जेल के अंदर ही बने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। दरअसल जयशंकर को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसने यह सब कुछ फिर से जेल से भागने के फुल प्लान के तहत किया था और उसने पहले से ही मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी हासिल कर ली थी। माना जाता है कि मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी उसने जेल के अंदर किसी पुलिस वाले की मदद से रात के 2 बजे चुराई थी। जब रात के अंधेरे में सब कोई सो रहा था और जेल की सुरक्षा में लगे गार्ड का शिफ्ट चेंज हो रहा था, तो इसी बीच चुपके से जयशंकर अस्पताल से बाहर निकलता है और फिर अस्पताल के बाहर बने दीवार पर पहुंचता है। इस दीवार की ऊंचाई 20 फीट थी। इस पर चढ़ने के लिए जयशंकर ने जेल के अंदर ही पहले से बांस और चादरों का इंतजाम कर रखा था। वो इसके सहारे दीवार पर चढ़ता है और फिर कटीले दीवार पर लगभग 15 फीट तक चलने के बाद वह दूसरी दीवार तक पहुंचता है, जिसकी ऊंचाई 30 फीट होती है। वह किसी तरह इस 30 फीट की ऊंची दीवार को भी पार करते हुए गेट के करीब पहुंच जाता है। कमाल की बात तो यह थी कि ऊंची दीवारों के ऊपर कांच के टुकड़े भी लगे हुए थे। साथ ही बिजली की नंगी तार भी लगाई गई थी कि कोई भी पार ना कर सके। लेकिन ये बस उस दरिंदे की किस्मत ही मानी जाएगी कि उस समय बिजली भी नहीं थी और वह बड़ी आसानी से जेल से भाग निकला। यह दूसरी बार था जब जयशंकर पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब हुआ था। जेल से भागने के क्रम में जयशंकर चोटिल भी होता है और उसके शरीर से खून भी बहता है। इन सब के बावजूद वह भागने में कामयाब हो जाता है। सुबह जब जयशंकर के भागने की खबर फैलती है, तो आनंद फानन में तुरंत 11 जेल स्टाफ, 3 वार्डन, 2 जेलर और 6 सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। जयशंकर का खौफ इतना ज्यादा था कि जैसे ही खबर आती है कि जयशंकर भाग गया है, तो तुरंत पूरे कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। साथ ही कई राज्यों की महिलाओं को विशेष तौर से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, पुलिस तुरंत जयशंकर की सूचना देने वालों को 5 लाख का नगद इनाम देने की घोषणा करती है। इसके अलावा देश के टॉप साइकेट्रिस्ट की टीम बुलाई जाती है ताकि यह समझा जा सके कि आगे जयशंकर कौन सा कदम उठा सकता है। इन सब के अलावा पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा पोस्टर चिपकाए जाते हैं। साथ ही 5 भाषाओं में जयशंकर की पहचान के साथ 75,000 टेम्पलेट कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में बंटवाए जाते हैं। पुलिस हर हाल में चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके वह जयशंकर को फिर से गिरफ्तार कर ले। इस बार शायद जयशंकर की किस्मत थोड़ी खराब थी, या कहें कि पुलिस वालों की किस्मत अच्छी थी कि जब जेल से भागने के दौरान जयशंकर ने 30 फुट ऊंची दीवार से छलांग लगाई, तो उसका टांग टूट गया था। इस कारण वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है। जयशंकर किसी तरह जेल से कुछ दूरी पर जाता है और एक सुनसान खंडहर बिल्डिंग में छुप जाता है। यहीं पर उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है, जिसे जयशंकर कहता है कि तुम मुझे इस शहर के बाहर ले चलो, तो मैं तुम्हें काफी पैसे और नई मोटरसाइकिल दूंगा। जयशंकर को यह नहीं पता था कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा है, दरअसल वह पुलिस का ही मुखबिर है। जैसे ही यह व्यक्ति जयशंकर को देखता है, पहचान लेता है और तुरंत उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। साथ ही चुपके से पुलिस को भी खबर कर देता है। इस तरह 6 सितंबर 2013 को एक बार फिर से पुलिस जयशंकर को तीसरी बार गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जयशंकर को फिर से अस्पताल में भर्ती किया जाता है, क्योंकि उसकी टांग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ दिन अस्पताल में जयशंकर का इलाज चलता है और फिर 23 सितंबर 2013 को विक्टोरिया हॉस्पिटल में उसके पैर की सर्जरी की जाती है। जब जयशंकर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तो उसे अस्पताल से छुट्टी देते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच बैंगलोर के सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है।
क्योंकि जयशंकर पहले 2 बार पुलिस की पकड़ से भाग चुका था, इसलिए इस बार पुलिस कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए सेंट्रल जेल के अंदर जयशंकर को एक हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाता है और सेल पर भी 24 घंटे नजर रखने के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जाती है। साथ ही जेल के अंदर बहुत ही तेज रोशनी वाली लाइट लगाई जाती है ताकि जयशंकर के भागने की कोई गुंजाइश न रहे। जयशंकर का सेल ऐसी जगह था जहां किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं था और कोई उसे देख भी नहीं सकता था। सिर्फ चुनिंदा लोग ही उसके पास खाना देने या कुछ कागजी कार्रवाई के लिए जाते थे। कोर्ट की ओर से बजाते एक ऑर्डर भी आता है कि अगर अब जयशंकर को कोई बीमारी होती है तो इसका इलाज सेल के अंदर ही किया जाएगा। इतना ही नहीं, जेल के बाहर और जयशंकर के सेल तक जाने वाली जगहों पर सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी जाती है और चौबीसों घंटे उस पर नजर रखी जाती है। जब जयशंकर को कभी सुनवाई के लिए कोर्ट में ले जाया जाता तो भारी भरकम सुरक्षा के बीच ही ले जाया जाता। पुलिस एक तरफ अपनी तैयारी को पुख्ता कर रही थी तो दूसरी तरफ जयशंकर का शैतानी दिमाग था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह 2013 से 2018 तक तो जेल में रहता है, लेकिन इसी बीच वह फिर से जेल से भागने की तैयारी में लग जाता है। जब जयशंकर की तैयारी पूरी हो जाती है तो एक बार फिर से 25 फरवरी 2018 की रात वह जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पुलिस की तैयारी इतनी पुख्ता थी, जयशंकर कामयाब नहीं हो पाता है। क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद जयशंकर ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए जेल में अब उसकी सुरक्षा और भी कई गुना बढ़ा दी जाती है तथा अब उसे हाई सिक्योरिटी सेल से निकाल के जेल के अंदर ऐसे गुप्त तहखाने में ले जाया जाता है जहां जयशंकर के अलावा कोई नहीं रहता है। यह है कि ऐसी जगह थी जहां जयशंकर अपनी मर्जी से सांस लेने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। कहते हैं ना कि हर बुराई का अंत एक न एक दिन होता ही है, और ऐसा ही जयशंकर के साथ भी हुआ। हाई सिक्योरिटी के बीच जयशंकर को 26 फरवरी 2018 को रूटीन शेविंग और हेयर कट के लिए लाया जाता है और उसके बाद फिर से उसे उसी एकांतवास में डाल दिया जाता है। 27 फरवरी 2018 की रात सब कुछ सामान्य था कि अचानक रात के 2:30 बजे जयशंकर के सेल से बहुत तेज खटखट की आवाज आती है, जिसे सुनकर सुरक्षाकर्मी उस और दौड़ते हैं जहां वह देखते हैं कि जयशंकर औदे मुंह पड़ा हुआ है और उसका पूरा चेहरा और बदन खून से सना हुआ है। यह सीन देखने के बाद तुरंत सुरक्षाकर्मी उसकी सेल के अंदर जाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि जयशंकर ने अपना गर्दन खुद ही काट लिया है। तब तक जयशंकर की मौत नहीं हुई थी, इसलिए सुरक्षाकर्मी उसे फर्स्ट एड देते हैं और वहां पर मौजूद सुविधाओं के साथ खून रोकने की कोशिश करते हैं। इधर आनंद फानंद में आला अधिकारियों को भी रात में ही खबर की जाती है और वहां सभी भागते हुए आते हैं और फिर तत्काल जयशंकर को उसी विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है जहां से वह इससे पहले भागा था। सुबह के 5:10 पर डॉक्टर यह कंफर्म कर देते हैं कि जयशंकर की मौत हो चुकी है। भले ही जयशंकर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि उसने जुर्म की जो दास्तान लिखी है वह आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों को डराती रहेंगी। आधिकारिक तौर पर तो जयशंकर ने लगभग 30 हत्या और बलात्कार की घटनाओं को और दर्जनों लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन माना जाता है कि जयशंकर ने इससे कई गुना अधिक घटनाओं को अंजाम दिया होगा। दोस्तों, आप इस सन की साइको शंकर के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम पूरी मेहनत से आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे भी लाते रहें।